कानूनों की समझ। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है कि आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानून को भी जानते हों। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिली जानी चाहिए जिसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासकों की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून के नज़र में बराबर होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसा कि निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधियों को ज़्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामले के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बात को मनवाने के लिए यहाँ देख सकते हैं रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों के मनमानेपन
का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसी हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वाले में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इसी पेंटिंग पर जलियांवाला बाग जनसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। ये जलियांवाला बाग का दृश्य संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उसके लिए कानून का मतलब ऐसा नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे आगे ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिरी तक भारत में कानूनी पेश भी उभरने लगा था। कानूनी पेशों में लोग भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों के हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने से पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे। इसी प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। इस किताब में मनमाने शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। इस अध्याय 1 शब्द में संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि 1870 में राजद्रोह कानून को माना क्यों मानते थे। 1870 के राजद्रोह कानून किस प्रकार के कानून के शासक का उल्लंघन करता है। संविधान की स्वीकृति। संविधान की स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज ऐसी आधारशिला बन गई जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्से मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रण करने के और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नए कानून जरूरी है। वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इनके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। ये सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता जेंडर इक्वलिटी WWNDP ऑर्गेनाइजेशन। नए कानून किस तरह बनते हैं। कानून बनाने में संसद का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन
यह शोषण मौखिक यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती या रह चुकी हैं। अक्टूबर 2006 डेली प्रोटेक्शन। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के साथ कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्या, क्यों? हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो नौ कुसुम, इस कानून को बनाने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ती है। कुसुम साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। अप्रैल 1991 दफ्तर की एक आम दिन। मुझे सलाह चाहिए, मेरे आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई। मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बेटा और बहू मुझे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खाते का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। 1990 के दशक के विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती है। हमने कई महिलाओं की अपविधि सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया कानून, नागरिक कानून होना चाहिए। जन सुनवाई में ये कही गई बात। 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रीय व्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठक की गई। महिलाएं आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन इस विधेयक में कोई भी वे बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। इस साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। कई महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय अस्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय अस्थायी समिति के मनमानी सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हमें घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिश को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांग को स्वीकार कर लिया गया। 2005 में संसद के सामने एक नए विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ।
अक्टूबर 2002 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है। यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं की हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई। यह घरेलू हिंसा का एक व्यापक परिभाषा पेश की गई। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियां, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगा। संवाददाता सम्मेलन के दौरान हुए बातचीत। यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून हमें एक साझा मकान में रहने के लिए महिलाओं के अधिकार का मान्यता देता है कि महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों की वादा किया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी चाहिए। हमें महिला, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों? घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा का शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं? क्या आप ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए पेश किया गया? उपरोक्त चित्र कथा पट को पढ़कर बताइए कि लोग ने कौन से दो तरीके से संसद पर दबाव बनाया। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालतों से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित के बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। अंग्रेजी शब्द का अर्थ जो बचा रहे। बगल में दिए गए पोस्टर के बराबरी के रिश्ते से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं? इक्वल रिलेशन आर वायलेंस फ्री। बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबार के संपादकीयों, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुननी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसे कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसे कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयति सही नहीं थी। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनल में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में अब आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो सकता है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। ये दिखाया गया है जैसा कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोगों और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी ने रोजा
पार्क्स नामक महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीटें छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर दोनों समुदाय की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिकों अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही थी। सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने में गैर कानून घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथ पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले व फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की ज़रूरत चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे के लिए आंदोलन की शरण में जा सकते हैं। यदि आंदोलन को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। ये स्थितियां दिखाई गई हैं आपको। एक सप्ताह तक अखबार पढ़ें और टेलीविज़न पर खबरों को देखें और पता लगाएं कि क्या कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं। उस ऊपर दी गई तस्वीरों में अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध कुछ अन्य तरीके भी दिखाए गए हैं। ये दिखाया गया अरेस्ट टू गवर्नमेंट पॉलिटिक स्टूडेंट। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबार और अन्य समाचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उनकी आलोचना करते हैं। इसी प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोग की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितना उत्साह से वे जुड़ेंगे उतने ही संसद को अपने काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। ये 3 शब्द आ गए शब्द संकलन में। आलोचना। पहला, किसी व्यक्ति या चीज़ की कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। विकास क्रम। सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया के विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास के वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसी अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित है। राजद्रोह। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी
की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वे कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमान्य मानते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। दमनकारी स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते थे और उन सभाओं करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते